लो जी, हम फिर आ गए तेनालीराम की कहानियां लेके। तो आइए पहले उनका परिचय देखते हैं और फिर कहानियां। आज हम देखेंगे तेनालीराम की कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तेनालीराम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बच्चों को सबसे पहले उनके बारे में बता देना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं तेनालीराम कौन थे और किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। तेनाली रामकृष्ण दक्षिण भारत के एक महान कवि, विद्वान, विचारक और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। वो राजा को न केवल राज्य चलाने के लिए बेहतरीन सलाह देते थे, बल्कि अपनी चतुरता के कारण राज्य की किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते थे। उनकी तेज बुद्धि के कई किस्से और कहानियां हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहानियां जो उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी, शिकारी झाड़ियां। महाराज कृष्णदेव हर साल ठंड के मौसम में नगर के बाहर डेरा डाला करते थे। इस दौरान महाराज और उनके कुछ दरबारी व सैनिक उनके साथ तंबू लगाकर रहते थे। राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर उन दिनों गीत संगीत की महफिलें सजती और कभी किस्से कहानियों के दौर चला करते थे। ऐसी ही एक सुहानी शाम में महाराज के मन में शिकार पर जाने का विचार आया। महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाईं। इसके बाद अगली ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीराम महाराज के प्रिय थे। उन्होंने उनसे भी शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीराम की उम्र हो चली है और अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं बोले। इतने में महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह दरबारियों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ शिकार पर चलें। महाराज के कहने पर तेनालीराम भी एक घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरण वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरण के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनालीराम भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरण पर निशाना साधा, वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरण के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनालीराम ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज दी। तेनालीराम की आवाज से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरण के झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीराम को देखा। महाराज ने तेनालीराम को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव ने कहा कि उसके चलते हिरण का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनालीराम चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनालीराम ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीराम के कहने पर सैनिक ने देखा कि वह हिरण जिसका महाराज पीछा कर रहे थे, वो कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह हिरण उन कंटीली झाड़ियों से निकल पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीराम को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि वहां कंटीली झाड़ियां हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, जंगल में कई ऐसी झाड़ियां होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान करके अधमरा छोड़ सकती है। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियां हो सकती हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग नहीं चाहते थे कि तेनालीराम शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची है। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी की सीख, जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए परिस्थिति व आसपास की चीजों को देखते हुए ही सूझबूझ से काम करना चाहिए। दूसरी कहानी, बिल्ली दूध नहीं पीती। दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज था।
एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी माइटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गईं कि चलती फिरती तक नहीं थी। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीराम को योजना सूझी। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और भागने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। राजा ने इस बात को नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीराम से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वह खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वह ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती और अपना भोजन खुद ही तलाश करती। धीरे धीरे यह चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वह आलसी हो जाए, जैसे इस कहानी में बिल्ली के साथ हुआ। साथ ही मेहनत करने वाली की सभी कद्र करते हैं। तीसरी कहानी, मनपसंद मिठाई। तेनालीराम हमेशा जवाब देने के अपने नायाब तरीकों के कारण जाने जाते थे। उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, वह हमेशा एक अलग अंदाज के साथ जवाब देते थे, फिर चाहे वो सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का ही क्यों न हो। आइए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के पीछे महाराज कृष्णदेव राय की कसरत करवा दी। सर्दियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय, राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बागीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों में ऐसे ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयां खाने का मजा ही अलग होता है, राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन सी मिठाइयां खाई जाती हैं? राजपुरोहित बोले, महाराज, सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयां जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन आदि। ऐसी और भी कई मिठाइयां हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनाली, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे, महाराज ने बोला। नहीं महाराज, वह मिठाई यहां किसी को बनानी नहीं आएगी।
आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा, तेनाली ने कहा। चलिए ठीक है। आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे, महाराज ने हंसकर कहा। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनाली के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली? आज तो तुमने हमें थका दिया है। बस कुछ ही दूर और, तेनाली ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बिठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से वाह से अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में पूरी मिठाई चट कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनाली से कहा, वाह पंडित रामकृष्णा, मजा आ गया। क्या थी यह मिठाई? हमने यह पहले कभी नहीं खाई है। महाराज की बात पर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज ये गुड़ था। यहां पास ही में गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहां रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहां आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मागर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल। इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने एक कटोरी गुड़ और खाया और फिर महल को लौट गए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी वो खुशी मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। चौथी कहानी, अपराधी बकरी। हर दिन की तरह ही राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। चरवाहे को देख राजा कृष्णदेव ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दीवार ढह गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वहीं जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक महाराज दीवार के गिरने के कारण बकरी मारी, लेकिन इसके लिए उस अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। राजा के साथ दरबार मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी तेनालीराम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने तेनालीराम से तुरंत पूछा, फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊंगा। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ। तेनालीराम को चरवाहे के पड़ोसी की यह बात सही लगी। इसलिए तेनालीराम ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो वे मजदूर हैं जिन्होंने मसाले में पानी ज्यादा मिलाकर मसाले को खराब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाजा न लग सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। तेनालीराम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने ही दिया था। उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमजोर बनी। फिर क्या था? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई।
जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और न्याय का गुणगान करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए।